जय हिंद सभी को, जय हिंद एवरीवन। आज के इस प्यारे सेशन के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के पार्ट थर्ड को। अब तक मैंने आपको मोशन स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा में गति के दो पार्ट करा दिए हैं, जिसमें मैंने पहले पार्ट के अंदर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट को आपको क्लियर कराया था, और कल वाले पार्ट के अंदर यानी पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको स्पीड क्या होती है, चाल, वेलोसिटी क्या होती है, वेग, इसके कंसेप्ट को क्लियर कराया था, राइट। और आज के सेशन के अंदर हम लोग एक्सेलरेशन यानी त्वरण को समझेंगे। मैं एक्सेलरेशन के दो लेक्चर आपको देने वाला हूं, यानी पार्ट थर्ड और पार्ट फोर। आज के सेशन के अंदर हम लोग बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, मैं बिल्कुल जीरो से उठाऊंगा। जनरली 11th-12th में जो नहीं पढ़ के आए हैं ड्यू टू कोरोना या ड्यू टू एनी रीजन, और जो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं फिजिक्स के अंदर, तो मेरा टारगेट है मैं बिल्कुल बेसिक से उठाऊं ताकि फिजिक्स का फील आए आप लोगों को और अच्छे लेवल तक आपको लेके जाऊं, राइट। तो एक चीज और आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जो आपको बोर्ड पर लिखा जा रहा है साथ के साथ नोट्स जरूर बनाएं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पीडीएफ जाती है। लेकिन मैं आपसे फिर कहूंगा, नोट्स बहुत जरूरी चीज है। डिफेंस के बच्चे के मैंने बहुत कई सालों से फेलियर्स देख रहा हूं, उनके पास नोट्स ही नहीं होते, अपना मैटर नहीं होता उनके पास। जैसे मान के चलो इस बार एग्जाम हुआ और मान लो एनी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपका रिटन नहीं निकला, सिलेक्शन नहीं हुआ। अब सेकंड टाइम आएंगे तो दोबारा से क्या करेंगे, दोबारा से आप पढ़ेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। भाई सिलेक्शन किसकी वजह से नहीं हुआ, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपको कंसेप्ट नहीं आते थे। आपके पास अगर वो जो नोट्स होते तो आप क्या कर सकते थे, अपना टाइम सेव कर सकते थे। आप कम समय में उनको रिवाइज करते और प्रैक्टिस कर सकते थे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की, बजाय अब दोबारा कंसेप्ट को नोट्स बनाने से। तो इसलिए बहुत जरूरी है। आप कंपेयर नोट्स तो कहीं से भी मिल जाएंगे, कहीं से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट उससे कोई बेनिफिट नहीं है। आपके हाथ के लिखे हुए नोट्स की बात ही अलग होती है, इसलिए बहुत जरूरी है ये चीज। दूसरी बात, आप जनरली देखते होंगे मैंने बिल्कुल बेसिक से आपको लेके चलता हूं और एक अच्छे लेवल तक। इसका रीजन है कि अगर एग्जाम का लेवल ये भी होना, ये होना, जैसे 2021-2020 में कोस्ट गार्ड का पेपर कैसा था, पाड़ू पेपर था, हालत खराब हो गई थी बच्चे की जो डिफेंस की तैयारी कर रहा था। नेवी का पेपर अच्छा आता है। अब रीजन उसके ये है कि अगर आपका पेपर का लेवल यहां हो तो आप उसको टारगेट करके आओ, हिट कर दो पेपर को। इसलिए मैं आपको यहां तक का लेवल देता हूं। कई बार बच्चा बोलता है कि आप एडवांस पढ़ा रहे हैं। मेरे भाई मैं एडवांस नहीं, मैं आपको डिफेंस का ही लेवल करा रहा हूं, बशर्ते मैं आपको बिल्कुल बेसिक से यहां तक ले जा रहा हूं। आपको फील आ रहा है फिजिक्स के अंदर, वो चीजें आपको दे रहा हूं, ताकि अगर आपका एग्जाम यहां तक भी आए, यहां तक आए, यहां तक आए और आप इस एग्जाम को फोड़ दो। ये मेरा टारगेट है। इसलिए चीजों को आप समझिए, अपने आप को डेप्थ में लेके जाइए, वरना फिर आप कहेंगे एग्जाम बहुत टफ था। फिर यही चीजें सुनने को मिलती हैं, वो उन लोगों को मिलती हैं, वो लोग कहते हैं जिनके पास अपने अच्छे तरीके से कंसेप्ट नहीं होते, जिनके पास डेप्थ नहीं होती है। इसलिए ये चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए। मेहनत करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। और सारी बातें आपको मेरी समझ में आ गई होंगी, तो स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन। सभी लोग कॉपी पेन निकाल लो, ठीक है। चलो हेडिंग लगाओ, एक्सेलरेशन। हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण, ठीक है, त्वरण। देखो जो एक्सेलरेशन होता है उसको बेटा ए से दर्शाते हैं, ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरी बात, ये जो एक्सेलरेशन है स्केलर है या वेक्टर, सदिश है या अदिश। पहली बात बेटा, एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर बोले तो सदिश। कल हमने वेक्टर के बारे में जिक्र किया था कि जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है, मतलब परिमाण होता है, और जिसके पास डायरेक्शन भी होती है, मतलब दिशा भी होती है, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो एक्सेलरेशन बेटा हमारा क्या है, वेक्टर है, राइट। इतनी बात क्लियर है। दूसरी चीज, आपने एक्सेलरेशन यानी त्वरण का एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, वो ये है, a बराबर v माइनस यू अपॉन टी। जहां पर b आपने क्या पढ़ा है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बोले तो अंतिम वेग, हिंदी वालों के लिए अंतिम वेग, माइनस u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी,
प्रारंभिक वेग, और टी क्या है? टाइम यानी समय। यह आपका क्या है? टाइम यानी समय। तो फाइनल वेलोसिटी को हम हिंदी में अंतिम वेग कहेंगे और इनिशियल को हम प्रारंभिक वेग कहेंगे। ठीक है, चलिए, क्या मैं इस बात को ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा वी अपॉन टी, डेल्टा वी अपॉन टी। एक्चुअल में डेल्टा वी है क्या? डेल्टा वी इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन, चेंज। जैसे हमने देखा था, मैं इस डेल्टा वी को चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल, और फाइनल किसका? वेलोसिटी का। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इसी तरीके से डेल्टा वी निकाला जाता है। मैंने बोला डेल्टा एक्स, और एक्स मान लो वह है विस्थापन, आपका डिस्प्लेसमेंट। तो विस्थापन कैसे निकाला जाता है? फाइनल माइनस इनिशियल। कौन सा फाइनल? विस्थापन का फाइनल। तो x2 माइनस इनिशियल, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये आपका इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। ठीक है, तो एक्चुअल में एक्सेलरेशन होता क्या है? चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर को, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ये तो फॉर्मूला है बेटा, अभी तो फील तो लेंगे फिजिक्स का। एक्सेलरेशन होता क्या है बहुत ही शानदार तरीके से आपको मैं सिखाने वाला हूं। तो एक्सेलरेशन है क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या मैं इसको बोल सकता हूं वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। दूसरी बात, इसका अपने यूनिट क्या होता है बेटा? वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? एस आई यूनिट है, एस आई मात्रक है। क्या है? एस आई यूनिट, एस आई मात्रक। अगर इसका सीजीएस मात्रक निकालेंगे तो मीटर को क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या होगा? सेकंड। तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये क्या है? सीजीएस मात्रक है, सीजीएस यूनिट है। दूसरी बात, इसका जो बिमीय सूत्र होता है, यानी डायमेंशनल फॉर्मूला, बिमीय सूत्र, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा इसका? मीटर का क्या हो जाएगा? एल, सेकंड का टी, तो एल टी माइनस टू। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो होता है एल टी माइनस टू। ये तो जनरल बात है, जो बहुत कॉमन सी चीज है। ठीक है, अब इसके बाद हम फील करने वाले हैं कंसेप्ट को कि वाकई में एक्सेलरेशन होता क्या है। चलिए, इतने को अच्छे से नोट करो, फिर आगे मूव करते हैं। हो गया नोट? चलो, अब हम समझते हैं कि वाकई में एक्सेलरेशन है क्या। अभी हमने फील करा है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी में चेंज होना। समझ रहे हो? टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज होना क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। अब इसको फील करते हैं। जैसे मान के चलो भाई साहब, यहां एक सज्जन है, ठीक है, और इनका नाम रख देते हैं क्या? इनका नाम रख देते हैं कालू। क्या रख देते हैं? कालू। तो कालू जी है यहां, और मान के चलिए ये पॉइंट है कोई ए, कालू इस ए से बी तक गए, इस ए से बी तक, ये बी पॉइंट है। यहां कालू की जो स्पीड है वो है 0 मीटर पर सेकंड, अभी रुके हुए हैं रेस्ट में, और यहां भी टाइम क्या है? 0 सेकंड। तो 0 सेकंड में इसकी स्पीड क्या है? 0 मीटर पर सेकंड। तो ए से बी तक पहुंचने में इन्हें टाइम लगा 10 सेकंड, और ए से बी तक 10 सेकंड में इनकी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात? यानी ए से बी तक पहुंचने में टाइम कितना लगा? 10 सेकंड, और 10 सेकंड में इस कालू की स्पीड कितनी होगी? 50 मीटर पर सेकंड। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे भाई एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे? सर फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग, माइनस प्रारंभिक वेग, इनिशियल वेलोसिटी, अपॉन टाइम। तो सीधी सी बात है, 50 माइनस 0, और टाइम कितना है? 10। तो 50/10 का मतलब क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब क्या निकल के आया? एक्सेलरेशन बराबर जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, इस बात का मतलब क्या है? तो देखो भाई,
इस बात का मतलब यह हुआ कि कालू यहां 0 सेकंड पर इसकी स्पीड कितनी थी, 0 मीटर पर सेकंड, यानी ये ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, मान के चलो अब यहां से यहां पहुंचा, 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। मेरी बात को फील करना, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक्सेलरेशन बराबर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है कि 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी होगी, 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 15 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकंड, 5 सेकंड बाद उसकी स्पीड कितनी हो गई, 25 मीटर पर सेकंड, 6 सेकंड बाद कितनी हो गई, 30, 7 सेकंड बाद कितनी हो गई, 35, 8 सेकंड बाद कितनी हो गई, 40, 9 सेकंड बाद कितनी हो गई, 45, और 10 सेकंड बाद कितनी हो गई, 50। मतलब 10 सेकंड बाद कितनी स्पीड हो गई, 50 मीटर पर सेकंड। मतलब बात आपको फील आ रही है। अगर मैं इस केस में एक्सेलरेशन निकालूं तो जरा देखिए, फाइनल वेलोसिटी मतलब 5, इनिशियल मतलब 0 अपॉन 1 में से 0 गया तो 1, तो 5/1 कितना आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। समझते जाना। अगर मैं इस केस में एक्सेलरेशन निकालूं तो क्या निकल के आएगा, जरा देखिए, 10 में से 5 गया तो 5, 2 में से 1 गया तो 1, तो कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इस केस में निकालूं तो बताइए क्या होगा एक्सेलरेशन, 15 में से 10 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इस केस में आपसे एक्सेलरेशन निकालने को बोलूं तो क्या आएगा बताइए, 20 में से 15 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हर जगह एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मेरे फिर तुमने समझा क्या एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ। आप जरा देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब यह हुआ कि पहले इस कालू की स्पीड कितनी थी, 0, फिर कितनी थी 5, फिर कितनी थी 10, फिर कितनी हुई 15। हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, उसकी फिर 20, फिर 25, फिर 30, फिर 35। मतलब एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि टाइम के हिसाब से जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे कालू की वेलोसिटी बढ़ रही है। क्या फील आ रहा है, समझो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो क्या मैं इस बात को लिख दूं तो कोई बुराई वाली बात होगी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी, इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, वेग में बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। इंक्रीज इन वेलोसिटी को हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग का बढ़ना, और एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। तो वेग का बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेग का बढ़ना क्या कहलाता है, त्वरण कहलाता है। अभी एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए, देखते जाओ, एक एकदम फील आएगा आपको। पहले इतने सेशन को आप नोट करो, इसके बाद एक और एग्जांपल देखते हैं। हो गया नोट, चलिए, जैसे एक और एग्जांपल समझते हैं। मान के चलो ये कालू है। अब मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये कालू अभी टाइम बेटा यहां 0 सेकंड है और यहां कालू की जो स्पीड होगी वो 0 मीटर पर सेकंड है। अब आपसे मैं बोलना चाहता हूं कि कालू 5 सेकंड में यहां पर पहुंचा और इसकी स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड, यानी 5 सेकंड बाद कालू की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड हो गई। अगर मैं आपसे क्या निकलवाऊं, एक्सेलरेशन निकलवाऊं, तो बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम, तो 20 माइनस 0/5, तो क्या जाएगा 20/5, मतलब 5 चौक 20, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इस 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से आप क्या समझ रहे हैं, यानी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब यह है कि 0 सेकंड पर उसकी स्पीड 0, 1 सेकंड पर 4 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड बाद 8 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड बाद 12 मीटर पर सेकंड, 4 सेकंड बाद 16 मीटर पर सेकंड और 5 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड। मतलब सीधी सी बात मेरे से हो क्या रहा है, टाइम के हिसाब से उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वेग में बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। जैसे जैसे बढ़ रही है वेलोसिटी, वेग में बढ़ने को क्या कहते हैं,
एसेलरेशन कहते हैं। क्या कंसेप्ट फील हुआ? तो वेग में बढ़ना क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है, एसेलरेशन कहलाता है। और जो एसेलरेशन आ रहा है ये कैसा है? कांस्टेंट। ये तो खास बात है। कांस्टेंट बोले तो नियत, अभी देखते जाओ ये क्या है। कांस्टेंट बोले तो नियत, यानी जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रही है हर जगह हमारा एसेलरेशन क्या आएगा? 4। हर जगह हमारा एसेलरेशन क्या था? 5। तो वैसे से वेग बढ़ रहा है लेकिन एसेलरेशन कैसा है? कांस्टेंट है, नियत है। ठीक है, चलो यानी इस बात को समझते हैं कि इसकी स्पीड 0 सेकंड पर यहां क्या होगी? 0 मीटर पर सेकंड। और यहां 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 4 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? 8 मीटर पर सेकंड। और 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? 12 मीटर पर सेकंड। और 4 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी? 16 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी? 20 मीटर पर सेकंड। यानी कंसेप्ट क्लियर है कि अगर मैं यहां से यहां तक एक्सेलरेशन निकालूं तो बताइए क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 4 में से 0 और 1 में से 0 1, यानी 4/1 कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा यहां निकालिए, 8 में से 4 गया तो 4, 2 में से गया तो 1, मतलब यहां भी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां निकालिए, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया 1, तो यहां भी एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हर जगह एक्सेलरेशन कितना आएगा? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कंसेप्ट क्लियर है कि आप जरा देखिए आपकी वेलोसिटी क्या है? बढ़ रही है। 8, 12, 16, 20, मतलब कंसेप्ट सीधा सा क्या निकल के आया कि इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेग में बढ़ोतरी, वेग में बढ़ना, इंक्रीज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एसिलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? एसिलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है, वेग में बढ़ना। बताइए इतनी बात तुमको समझ में आई? और दूसरी खास बात, ये जो एसिलरेशन आता है मेरे लाले कैसा होता है? कांस्टेंट होता है, नियत होता है। आप जरा देखिए कैसा है? नियत। हर जगह कितना है? 4 ही एसिलरेशन है। बताइए इतनी बात क्लियर? कांस्टेंट को बोले तो बेटा हम यूनिफॉर्म भी बोल देते हैं। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। ठीक, आगे बढ़े। क्या इतनी बात कंसेप्ट क्लियर है? यानी आपको एसेलेशन फील आ गया कि नहीं आ गया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट को समझने की पूरी कोशिश करते हैं। एक नया कंसेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूं अब। ठीक है, हो गया आज तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब मैं आपको कंसेप्ट सिखाने वाला हूं जो बहुत जरूरी है। ठीक, देखो हम सब जानते हैं कि जो जी होता है इसे क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। ग्रेविटेशनल एसिलरेशन यानी गुरुत्वीय त्वरण। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और लगभग इसकी वैल्यू मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कितनी ले लेता हूं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वैल्यू ले लेता हूं। इंपॉर्टेंट बात क्या है? वो बहुत जरूरी चीज, अगर मेरे पास एक मार्कर है और आप सबको पता है कि जी का मान इस पर कितना लग रहा है? 9.8, और हमेशा कितना लगेगा? 9.8। यानी बात को पकड़ने की कोशिश करना। अगर आपने मेरे पिछले कंसेप्ट पर ध्यान दिया है तो यह बहुत चुटकियों में हो जाएगा। जैसे अगर यहां पर जी कितना लग रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 19.6 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद इसकी स्पीड क्या होगी? 29.4 मीटर पर सेकंड। अगर इस बात को मैं आपको ऐसे समझाऊं कि जी की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, यानी एसिलेशन कितना है? 10। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकंड बाद इसकी पार्टिकल की जो स्पीड होगी, 1 सेकंड बाद इस मार्कर की स्पीड कितनी होगी? 10 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी? 20 मीटर पर सेकंड। और 3 सेकंड बाद कितनी होगी? 30 मीटर पर सेकंड। यह कंसेप्ट फील आ रहा है? ठीक वैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया एक, वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको इसी फॉर्म में समझाने वाला हूं। तो साइंटिस्ट का नाम था गैलीलियो,
राइट, क्या नाम था? गैलीलियो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक टावर से किन्हीं दो बॉडी को छोड़ा गया। उस टावर का नाम था पिज़्ज़ा टावर। पिज़्ज़ा खाने वाला पिज़्ज़ा नहीं था, टावर का नाम पिज़्ज़ा टावर था। तो गैलीलियो टावर ऑफ पिज़्ज़ा एक्सपेरिमेंट, पिज़्ज़ा एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट था जो गैलीलियो ने किया था। ठीक है, अब एक्सपेरिमेंट था क्या, बस ये बात को हमें पकड़ना है और थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीजों को बहुत आसान भाषा में समझाने का काम बेटा मेरा है। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा गैलीलियो ने क्या करा, एक इस तरीके का एक पत्थर लिया, एक पत्थर, और इस पत्थर का मैं मास मान लेता हूं वो है 5 kg। कितना, ध्यान समझना, 5 kg। और एक दूसरा पत्थर लिया सेम हाइट पर, एकदम सेम हाइट पर, सेम ऊंचाई पर, ये है। ये जो पत्थर है, इस पत्थर का जो मास था वो मान लेता हूं मैं 1500 kg। ठीक है, मतलब ये बहुत हैवी है और ये हल्का है। 5 kg और 1500 kg आपको पता लग रहा होगा, तो बहुत हल्का है और बहुत भारी है। उन्होंने क्या करा कि इस पत्थर को ऊपर से नीचे छोड़ा और साथ के साथ उन्होंने इस पत्थर को भी ऊपर से नीचे छोड़ा, साथ के साथ दोनों पत्थर को साथ के साथ उस टावर से छोड़ा। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने एक चीज देखी कि 0 सेकंड बाद, अभी रुके हुए हैं रेस्ट में, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। अगले 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, जब जी का वैल्यू में 9.8 मान रहा हूं तब, भाई जी हमेशा कितना लगेगा, 9.8, मतलब 1 सेकंड बाद इसकी स्पीड कितनी होगी, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड। उन्होंने क्या देखा कि 2 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 2 सेकंड बाद बेटा होगी 19.6 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 29.4 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड बाद कितनी होगी, दैट इज 39.2 मीटर पर सेकंड। और अगले 5 सेकंड बाद कितनी होगी, 49 मीटर पर सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड। सेम इस केस में भी होगा, सेम इस केस में भी होगा, डिक्टो एकदम। यानी जैसे उन्होंने दोनों को सेम हाइट से छोड़ा गया और सेम टाइम पर छोड़ा गया, तो यहां भी उन्होंने क्या देखा कि 0 सेकंड पर इस पार्टिकल की जो स्पीड है बेटा वो कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। कितना है, 0 मीटर पर सेकंड। ठीक 1 सेकंड बाद, 1 सेकंड बाद कितनी स्पीड है, 9.8 मीटर पर सेकंड। ठीक 2 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 2 सेकंड बाद, दैट इज 19.6 मीटर पर सेकंड। ठीक 3 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 29.4 मीटर पर सेकंड। ठीक 4 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 39.2 मीटर पर सेकंड। ठीक 5 सेकंड बाद कितनी स्पीड होगी, 49 मीटर पर सेकंड। मतलब आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूं कि जी की वैल्यू 10 है, तो आप क्या बोलते हैं, 1 सेकंड बाद 10, 2 सेकंड बाद 20, 3 सेकंड बाद 30, 4 सेकंड बाद 40, 5 सेकंड बाद 50। ठीक है, तो कंसेप्ट एकदम क्लियर है। कहने का मतलब मेरा यह हुआ कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एक्सेलरेशन हमेशा हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट। लेकिन आप वेलोसिटी देखो बढ़ रही है, पहले 0, फिर 9.8, फिर 19.6, ऐसे करके 29.4, 39.2 और 49। मतलब आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है। बात समझ में आ रही है, इतनी बात क्लियर है। मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। और मेरे लाल इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेग में बढ़ना, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेग में बढ़ना क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। यही तो मैं तब से समझा रहा हूं। और एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है। आप देख रहे हैं एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 10। तो एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट। ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो वेग बढ़ेगा। तो आपको क्या फील आ रहा है कि एक बॉडी 5 kg की और एक बॉडी 1500 kg की, जब उन दोनों को सेम हाइट से छोड़ा गया, जब सेम हाइट से छोड़ा गया तो 1 सेकंड बाद उसकी स्पीड 9.8, उसकी भी 1 सेकंड बाद 9.8, 2 सेकंड बाद उसकी स्पीड भी 19.6, यहां भी 2 सेकंड बाद 19.6। यानी हर सेकंड पर दोनों की स्पीड कैसी है, सेम। मतलब दोनों
सेम टाइम पर अर्थ की सरफेस पर जाकर पहुंचेंगी। एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और आईसीजी का क्वेश्चन यही है कि किन्हीं दो बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ा जाता है सेम हाइट से, दो या दो से ज्यादा बॉडी, कितनी भी बॉडी हो, और सेम हाइट से छोड़ा जाता है। फ्री फॉल का केस है, मुक्त रूप से जब गिरा जाता है तो सेम टाइम पर ये बेटा पृथ्वी की सरफेस से टकराती हैं। लेकिन ये कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम में ही वैलिड है। वैक्यूम मतलब निर्वात। ये जो मैं बोल रहा हूं ये सब किसके लिए है? वैक्यूम के लिए। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जहां कोई मीडियम ना हो, माध्यम ना हो। जैसे आपने गुब्बारे के अंदर हवा भरी, तो उसके अंदर मान लो थोड़ी देर के लिए, जैसे गुब्बारे के अंदर आपने हवा भरी, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या है? ये वैक्यूम की तरह काम करेगा। बाहर से अब कोई भी पार्टिकल उसके अंदर नहीं आ रहा है, तो वैक्यूम क्या कहलाता है? जिसके पास कोई मीडियम ना हो, माध्यम ना हो, वैक्यूम वो होता है। राइट, इतनी बात क्लियर है। तो इसी बात को अगर मैं लिखना चाहूं तो यहां सीधी सी बात लिख सकता हूं, यहां इस तरीके से, व्हेन टू और मोर देन टू bodies dropped from same height, dropped from same height, then it reaches at ground in same time। हिंदी वालों के लिए, जब दो या दो से ज्यादा पिंड को समान ऊंचाई से छोड़ा जाएगा तो पृथ्वी की सरफेस पर एक ही टाइम में पहुंचेंगे। हिंदी आप इसकी खुद लिख लेना, मैं दोबारा से बोल देता हूं। जब दो या दो से ज्यादा पिंडों को एक समान ऊंचाई से छोड़ा जाए तो दोनों एक समान समय में पृथ्वी की सरफेस पर जाकर पहुंचेंगे। और यही आपके एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन था। इंपॉर्टेंट बात। लेकिन ये कंसेप्ट कहां वैलिड है? वैलिड इन वैक्यूम ओनली। कहां वैलिड है बेटा? वैलिड इन वैक्यूम ओनली। वैक्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं? निर्वात। वैलिड इन वैक्यूम ओनली। वैक्यूम का मतलब क्या है? निर्वात। हां, अगर निर्वात नहीं होता तो सीधी सी बात है, सबसे पहले क्या आएगा? 1500 केजी वाला आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मेरे पास ये एक मार्कर है और एक बोतल है, इसके अंदर पानी है, तो ये ज्यादा भारी है, तो जब मैं इन दोनों को छोड़ूंगा यहां तो सीधी सी बात है, ये बोतल सबसे पहले जाएगी, क्योंकि यहां वैक्यूम नहीं है। तो अगर वैक्यूम का केस ना हो तो सीधी सी बात है, वही बॉडी सबसे पहले नीचे जाएगी। अगर दोनों को सेम हाइट से छोड़ा जाए तो वही सबसे पहले जाएगी जिसका मास ज्यादा होगा। इस बात में कोई आपत्ति नहीं होगी। इतनी बात क्लियर है। यही गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है ना बेटे, बहुत काम आने वाला है जब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूंगा, जहां आपको मैं पढ़ाऊंगा। यानी ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी, गुरुत्व के अधीन गति। वहां किसी भी क्वेश्चन के अंदर कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी। आप इस कंसेप्ट से समझ सकते हो। सीधा सा आपको एक बात समझ में आएगी कि 1 सेकंड बाद पार्टिकल की स्पीड कितनी होगी, इतना, 2 सेकंड बाद इतना। क्लियर? तो आई थिंक यहां तक एक बात क्लियर है। तो पहले इसको अच्छे से नोट करो बेटा, फिर आगे की तरफ हम मूव करते हैं। हो गया? चलो अब समझेंगे हम आगे की चीजें। बहुत अच्छे तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ऐसी मैं आशा कर सकता हूं आपसे। बस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। राइट, देखो अब मैं अगर आपसे बोलूं कि ये कालू भैया है और मान के चलो ये कालू भैया इस ए पॉइंट से, ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है बी, यहां तक 10 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड इनकी स्पीड है। मतलब 50 मीटर पर सेकंड से चले थे और 10 सेकंड बाद भी इनकी स्पीड कितनी है? 50। बात क्लियर? यानी 50 मीटर पर सेकंड पहले भी स्पीड थी और 10 सेकंड बाद भी कितनी है? 50। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए कि इस केस में त्वरण क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? भैया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन टाइम। तो 50 में से 50 को घटाएंगे और टाइम कितना है? 10। 0/10 मतलब 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप इस 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या समझते हैं? अब आपको समझ में आ गया होगा। इस बात का मतलब यह हुआ मेरे भाई, इस बात का मतलब यह हुआ
कि 1 सेकंड पर कालू भैया की स्पीड 1 सेकंड पर भी कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड पर भी उसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। 3 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पर उसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। 5 सेकंड पर भी उसकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। 6 सेकंड पर भी उसकी स्पीड कितनी थी? 50। और 7 पर भी कितनी थी? 50। 8 पर भी कितनी थी? 50। 9 पर कितनी थी? 50। और 10 पर भी कितनी थी? 50। क्योंकि अगर आप यहां से एसेलरेशन निकालोगे, मान चलो इसे मैं ए पॉइंट बोल रहा हूं, इसको बी, ए से बी का बीच का अगर एसेलरेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल, 50 में 50 घटाओ 0, 2 में से क्या तो 1, बताइए कितना आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इस पॉइंट को सी बोल दूं और बी से सी के बीच में निकालना है तो एसेलरेशन निकालिए, क्या निकल के आ जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आई थिंक तुमको बात क्लियर हो रही होगी। अब एसेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? एसेलेशन 0 होने का मतलब मेरे लाल कंडीशन क्लियर है। एसेलेशन 0 होने का मतलब है कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट। ये भी 50, ये भी 50, और ये भी कितना है? 50, और ये भी कितना है? 50, ये भी कितना है? 50। मतलब एसेलेशन 0 होने का मतलब क्या है? एसेलेशन 0 होने का मतलब है वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है, नियत है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। मतलब एसेलेशन के 0 होने का मतलब क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी, नियत वेग। कंसेप्ट एकदम क्लियर होगा। और कांस्टेंट वेलोसिटी को बेटा हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग कहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? नियत वेग। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? एक समान वेग। बात क्लियर है? तो एक्सेलरेशन के 0 होने का मतलब क्या है? आपका वेग हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। 50 50 50 हमेशा क्या रहेगा? नियत रहेगा। हमेशा कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, एक समान। अगर मैं आपसे बोलूं कि कालू भैया की स्पीड अब 10 मीटर पर सेकंड थी और 10 सेकंड बाद भी 10 थी, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड बाद भी 10 थी, 2 सेकंड बाद भी 10 थी, 3 सेकंड बाद भी 10 थी, 4 सेकंड बाद भी 10 थी, और 10 सेकंड बाद भी उसकी 10 थी। मतलब एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है। आई थिंक तुमको मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी। क्लियर है इतना कंसेप्ट? आगे मूव करें, चलिए नेक्स्ट। अगर मैं आपसे ऐसा बोलूं कि ये कालू भैया है और मान के चलो इनकी स्पीड अभी 50 मीटर पर सेकंड है। कितनी है? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है। और मान के चलो 5 सेकंड बाद इनकी स्पीड कितनी हो जाती है? 0 हो जाती है। कितना हो जाता है? 0। 0 का मतलब क्या है? किस में आ गए? विराम में आ गए, रेस्ट में आ गए। रेस्ट का मतलब क्या है? कि इनकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0। विराम क्या हो गया? 0। वेलोसिटी क्या हो गई? 0। डिस्टेंस क्या हो गई? सॉरी, वेलोसिटी क्या हो गई इनकी? 0। बताइए, इतनी बात क्लियर है? अगर इस केस में मैं तुमसे मेरे भाई एक्सेलरेशन निकालने को बोलूं तो आप क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। मतलब सीधा सा ये हुआ 0 माइनस 50/5। इसका मतलब कितना आ गया? माइनस 50/5 माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया। इस माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इस कालू भैया की स्पीड पहले 50 1 सेकंड में, अगले 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 40, 3 सेकंड में कितना हो जाएगा? 30, 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 20, और 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0 सेकंड में, 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 10। बात समझ में आ रही है? यानी सीधी सी बात यह है कि यहां पर 1 सेकंड पर इनकी स्पीड कितनी थी? 50 मीटर पर सेकंड। अगले 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी थी? हो जाएगी 40, और अगले 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 30। अगले 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 20। अगले 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 10। अगर आप एक्सेलरेशन निकालोगे हर केस में, अगर मैं इसको ए पॉइंट बोल दूं और इसको बी बोल दूं,
इसको सी बोल दूं, ए से बी तक का अगर एसलेशन आप निकालोगे तो 40 से 50 गया तो माइनस का 10 और 2 में से तो 1 गया तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप बी से सी तक का एसलेशन निकालोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंसेप्ट क्लियर है, यानी माइनस के 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब एसलेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या आ रहा है, आपका वेग घट रहा है। यानी पहले 50 फिर 40 फिर 30 फिर 20 और फिर 10, मतलब आपका वेग घट रहा है। मतलब कंसेप्ट क्लियर है कि एसलेशन नेगेटिव होने का मतलब, थोड़ा ऋणात्मक होने का मतलब है डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेग में घटना, वेग का घटना। आई थिंक आपको मेरी इतनी बात समझ में आ गई होगी, वेग का घटना, वेग का घटना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। क्लियर। दूसरी बात, अगर बेटा जो नेगेटिव एसलेशन है, एसलेशन नेगेटिव है तो इसे क्या बोलते हैं हम, अगर एसलेशन नेगेटिव हो तो इसे बोलते हैं नेगेटिव एसेलरेशन, मतलब ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। इसी को बेटा और क्या बोल देते हैं, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, या बेटा इसी को क्या बोल देते हैं, डी एसिलरेशन, डी एसिलरेशन, या हिंदी में से क्या बोलते हैं, मंदन। बात एक ही है, रिटार्डेशन या डी एसिलरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मंदन। आई थिंक तुमको मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो 3 बातें मैंने आपको बताई, और वो 3 बातों का मतलब क्या है। पहली बात नोट करके, पहली बात मैंने आपको सिखाई कि अगर आपका एसिलरेशन पॉजिटिव है, एसिलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है वेग का बढ़ना, यानी इंक्रीजिंग इन वेलोसिटी, वेग का बढ़ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेग का बढ़ना। दूसरी बात, एसिलरेशन आपका 0 होने का मतलब मैंने तुमको क्या बताया था, मैंने बताया था कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी अगर एसिलेशन 0 होगा तो उसका मतलब है नियत त्वरण, नियत वेग या एक समान वेग। फिर मैंने बताया एसिलेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है मेरे शेर, एसिलेशन नेगेटिव होने का मतलब है डिक्रीज इन वेलोसिटी, वेग का घटना, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, रिटार्डेशन बोल रहे हैं, मंदन बोल रहे हैं, डी एसिलरेशन बोल रहे हैं। ये 3 बातों को आपको फील दिलाया है और बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे बोलूं कि अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिलरेशन, यानी एसिलरेशन के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिलरेशन यानी त्वरण के प्रकार। तो बेटा जिनमें हमें सबसे पहले आपको पढ़ना है दैट इज एवरेज एसिलरेशन। एवरेज का मतलब होता है औसत त्वरण। क्या होता है, औसत त्वरण। इसमें दूसरा आप पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन, इंस्टेंटेनियस एसिलरेशन मतलब हो गया तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण। बात क्लियर है। तो सीधा सा कंसेप्ट मेरे भाई क्या हुआ कि एवरेज, मैंने आपको ध्यान से सुनो, इन 2 सेंटेंस का वर्ड क्लियर करो पहले। जो सेंटेंस है ना एवरेज और ये जो लाइन है इंस्टेंटेनियस, इसका मतलब क्लियर करो। मैंने आपको बताया था, अगर पिछला लेक्चर आपने नहीं देखा है उसको जरूर देखना, बिना उसके कहानी खत्म है। तो मैंने आपको समझाया था कि जो एवरेज है, एवरेज बेटा लार्ज चेंज के लिए यूज होता है, बहुत बड़े चेंज के लिए, लार्ज चेंज के लिए। जैसे ये कालू भैया यहां से मान के चलो, ये हमें पटना, और कालू भैया पटना से पहुंचे दिल्ली, और दिल्ली से पहुंचे बंबई, मुंबई। अगर मैं उनसे बोलूं कि बताइए पटना से लेके मुंबई के बीच में आपका एसिलेशन क्या रहा, त्वरण क्या था, आप बाइक पर जा रहे थे, आपका त्वरण क्या था पटना से मुंबई तक। तो ये बहुत बड़े चेंज के लिए एवरेज का यूज करते हैं। और मैं अगर ऐसा बोलूं इंस्टेंटेनियस कहां यूज होता है बेटा, स्मॉल चेंज के लिए, बहुत छोटे चेंज के लिए, बहुत छोटे चेंज के लिए। जैसे मैंने तुमसे कहा था कि मैं बाइक पे चल रहा था और मुझे कीड़ा खा गया, उसी टाइम पे कीड़ा खा गया, तो मैं बोलूं कि उस टाइम पर आपका एसिलेशन क्या था जिस टाइम आपको कीड़ा खाया था। तो बहुत छोटे टाइम के लिए कीड़ा खाया, मतलब बहुत शॉर्ट टाइम के लिए,
बॉडी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो शॉर्ट टाइम के लिए, बहुत छोटे टाइम के लिए मेरे लाल किसका यूज करते हैं हम, इंस्टेंटेनियस वर्ड का यूज करते हैं। अब सीधी सी बात, मैंने कल ही बताया था कि जो एवरेज है वहां डेल्टा का यूज होता है और स्मॉल चेंज के लिए डी का, जैसे मैंने लिखा डीटी, डीटी मतलब बहुत छोटा टाइम, ठीक है। तो जो स्मॉल चेंज है वहां डी का वर्ड यूज होता है, राइट। जैसे अगर मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही तो होगा। लेकिन ये बहुत बड़े चेंज के लिए तो यहां डेल्टा और यहां भी डेल्टा। अगर ऐसे मुझे इसके लिए फॉर्मूला लिखना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए, तात्क्षणिक त्वरण के लिए या क्षणिक त्वरण के लिए, तो क्या लिख दूंगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या लगा दूंगा, डी लगा दूंगा, आसान सी बात। तो ये बेटा क्या है, ये फॉर्मूले हैं आपके, ये एवरेज का फॉर्मूला है, ठीक, और एक इसका आपका इंस्टेंटेनियस का है। बात है आपको सारी की सारी क्लियर होंगी। डेल्टा वी कैसे निकाला जाएगा, अगेन फिर वही बात, V2 माइनस V1 करके निकाला जाएगा। डेल्टा टी कैसे निकाला जाएगा, T2 माइनस T1 करके निकाला जाएगा। तो ये चीजें हैं, ठीक है, ये आपको टाइप्स भी क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट कुछ छोटी सी चीजों पर और जिक्र कर लेते हैं, ठीक है। चलो, जैसे मान के चलो मैंने यहां आपको दिया डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को बेटा क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं विस्थापन। और मैंने डिस्प्लेसमेंट के अलावा आपको यह बोल दिया डिस्टेंस यानी दूरी। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट से वेग निकालना है, वेलोसिटी, या आपको स्पीड निकालना है, चाल, या फिर मैं आपसे बोलूं कि आपको त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन, तो देखो सीधी सी बात है कि अगर डिस्प्लेसमेंट से डायरेक्ट वेलोसिटी या स्पीड निकालना है तो आपको एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएशन को बेटा बोलते हैं हम अवकलन। क्या बोलते हैं, अवकलन। बात क्लियर है, अवकलन। दूसरा, अगर वेलोसिटी से आपको एक्सेलरेशन निकालना है, वेलोसिटी दे रखा है और त्वरण निकालना है, तो एक बार फिर क्या करना पड़ेगा आपको, डिफरेंशिएशन, अवकलन। लेकिन अगर आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन निकालना हो, डायरेक्ट, तो आपको दो बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ गई। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा कि x बराबर 2t² प्लस 3t प्लस 6। जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आते फिजिक्स के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है बेसिक मैथमेटिक्स ऑफ फिजिक्स, जिसमें मैंने डिफरेंशिएशन कराया है। वो उस वीडियो को जरूर देखें, आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी जो फिजिक्स के अंदर मैथ यूज होता है, डिफरेंशिएशन जो यूज होता है। अभी कल आपके पास एक इंटीग्रेशन की वीडियो भी आ जाएगी। दूसरा, अगर मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है तो बताइए, अगर डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या बन गया, वेलोसिटी, तो आ जाएगा 4t प्लस 3। क्लियर। अगर मुझे ये वेग दे रखा है, अगर वेग से एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन। तो बताइए क्या निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ गया एक्सेलरेशन। बात सीधी सी क्लियर है। अगर मैं अब आपसे बोलूं कि आपको दे रखा है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालना है, तो मेरे शेर आपको करना पड़ेगा एक बार इंटीग्रेशन यानी समाकलन। एक बार क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और अगर आपको वेलोसिटी दे रखा है और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्या दे रखा है, एक्सेलरेशन, और डायरेक्ट क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो कितनी बार इंटीग्रेशन, दो बार इंटीग्रेशन, दो बार समाकलन करने की जरूरत होगी। तो जिनको इंटीग्रेशन नहीं आते बेटा, कल तक आपके पास इंटीग्रेशन की एक वीडियो आ जाएगी, ठीक है। इतनी बातें, सीधी सी बात क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो आज के सेशन के अंदर हमने जो जो पढ़ा है उस पर बेटा हम क्वेश्चंस लगाने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक तो एक एक चीजें क्लियर हुई होंगी, बशर्ते आप सिर्फ मेहनत करते रहिए। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो रिजल्ट सिर्फ आपके हाथ में है और आप ही अपना रिजल्ट बनाएंगे, और उसका सिर्फ है मेहनत और मेहनत और मेहनत। रिजल्ट इसके अलावा मिल ही नहीं सकता, एक ही तरीका है, वो है मेहनत, हार्डवर्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं। मेहनत करिए जितना कर सकते हैं, ठीक। ये कंसेप्ट आपके क्लियर है। इसके बाद मैं आपको इस पर बेटा क्वेश्चंस लगाने वाला हूं, ठीक है। इसको अच्छे से यहां तक नोट कर लो। हो गया नोट? चलिए
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप देख लीजिए पहले, ठीक है। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मुझे आपको एक चीज बतानी है, कुछ फॉर्मेट है वो देखो। जनरली आपको 3 तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे इस कंसेप्ट में से, वो देख लो पहले, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को करेंगे, राइट। जैसे पहला फॉर्मेट क्या है कि जैसे कोई पार्टिकल है, ये कोई, जैसे ये कालू भैया ही मान लो ये है। अब ये जो पार्टिकल है ना, ये जो कालू भैया है, इनका जो डिस्प्लेसमेंट है वो एस है, और इनका डिस्प्लेसमेंट ना टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समय के समानुपाती है। तो पहला चीज क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। किसी वस्तु का विस्थापन समय के अनुक्रमानुपाती है। पहला स्टेटमेंट तो ये पहला। इस आपसे पूछेगा कि बताइए इसमें वेलोसिटी या एक्सेलरेशन क्या चीज कांस्टेंट होगी। दूसरा आपसे मैं बोलूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसी बॉडी का वो टाइम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और तीसरा, इन्हीं कालू भैया का डिस्प्लेसमेंट टाइम के क्यूब के अनुक्रमानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तीनों केस के अंदर एक्सेलरेशन या वेलोसिटी का क्या रोल होगा। अब जैसे अगर मुझे यहां से इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो मैं क्या लगा दूंगा, के इंटू टी। और के क्या होता है, कांस्टेंट होता है, नियत होता है। अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो इस डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा, तो वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। और इसका डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, सॉरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी, के। और के क्या होता है, कांस्टेंट। मतलब यहां से आपको सीधी सी लाइन क्लियर हो रही है कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ तो वेग क्या होगा, नियत होगा, कांस्टेंट होगा। दूसरा, अगर मुझे यहां से एक्सेलरेशन निकालने को बोले तो मुझे वेलोसिटी का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0। यानी इस केस में एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती बोल दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एक्सेलरेशन 0 होगा। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो इस केस में क्या देखने को मिलेगा, अगर आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाओगे तो क्या आएगा, अगेन के क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो ऐसे केस में आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, 2t, टी स्क्वायर का क्या बन जाएगा, 2t। मेरे लाल के भी क्या है, कांस्टेंट, और 2 तो गिनती है, ये भी क्या है, कांस्टेंट, दोनों क्या है, नियत है। तो क्या अगर मैं इस बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t, लिख सकता हूं, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, और कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो कांस्टेंट आएगा। k की वैल्यू मान लो 4, 4 दूनी 8, 8 क्या है, कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं। अब यहां से आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, यहां से दिखाई पड़ रहा होगा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी। क्या कभी टाइम घटता है, नहीं घटता। जब टाइम नहीं घटेगा तो वेग भी कभी नहीं घटेगा, हमेशा हमेशा टाइम बढ़ेगा, और जब टाइम बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा। अगर इसी केस में मुझे क्या निकालना है, त्वरण निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का अवकलन करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो कर दो भैया, इसका क्या निकल के आ जाएगा, 2k, और 2k क्या है, कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, k भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट बोले तो नियत। और इस केस में मेरे भाई एक्सेलरेशन क्या होगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बताइए, कंसेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस तीसरे केस के अंदर देखूं तो अगर यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो यहां पे आएगा k इंटू टी क्यूब। अगर वेलोसिटी निकलवा रहा है तो एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा, 3kt स्क्वायर, ये आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि वेलोसिटी का क्या करना है, डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और क्या बन जाएगा, 6kt। और 6k क्या है, कांस्टेंट है, 6 भी क्या है, कांस्टेंट, k भी क्या है, कांस्टेंट। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t। मतलब इस केस के अंदर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगा। क्या कभी टाइम घटता है, नहीं घटता। जब टाइम नहीं घटेगा तो एक्सेलरेशन भी नहीं घटेगा। तो टाइम बढ़ेगा तो यहां एक्सेलरेशन बढ़ेगा। ये 3 क्वेश्चंस हैं, जनरली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और हर किताब के अंदर जनरली ये दे रखा होता है। ठीक है, तो यहां आपको एक एक बात क्लियर है। अब क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और एक एक क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास स्क्रीन पर यही है
जो मैंने अभी कराया है। पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक वस्तु है और उसका जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के, ये कंडीशन है, ठीक है। अब डिस्टेंस से कई बार कंफ्यूज मत हो जाना, मान के चलो बॉडी स्ट्रेट लाइन में ही चल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो डिस्टेंस बोल दो, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, बात एक ही है। तो ये बात समझ में आ रही है। दूसरी बात, अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, आपके सामने ऑप्शंस है। अभी हमने करा था ये। अगर यहां देखें, अगर मैं इसका वेलोसिटी निकालूं तो डिफरेंशिएशन तो क्या बन जाएगा, के, और के क्या था, कांस्टेंट, और इसी का मेरे लाल एसलेशन निकालेगा तो क्या आ जाएगा, जीरो। चेक कर लो, वेलोसिटी कांस्टेंट होगी और एसलेशन क्या होगा, जीरो। तो सेम एसलेशन तो कभी नहीं आएगा क्योंकि एसलेशन तो जीरो आ रहा है, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है। इज मूविंग विद सेम वेलोसिटी, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है, सेम वेलोसिटी, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बात तो एक ही है, एक समान वेग, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन है वो एकदम कौन सा सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये विस्थापन दे रखा है कि आपको एक विस्थापन का समीकरण दे रखा है और इस बॉडी का क्या निकालना है, आपको एक्सेलरेशन निकालना है, त्वरण निकालना है। तो अगर आपका इसका एस बराबर आपको क्या दे रखा है, ए नॉट a1t a2t स्क्वायर, मेरे लाल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक्सेलरेशन निकालने के लिए दो बार डिफरेंशिएशन। जहां पर आपका ये जो a नॉट है और a1 है a2, ये क्या है, कांस्टेंट है, निकाल लीजिए, एक बार डिफरेंशिएशन करिए, क्या बन जाएगा, वेलोसिटी, तो a नॉट का जीरो और a1t का a1 प्लस 2a2t। एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करिए वेलोसिटी का, क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा, जीरो और ये भी जीरो, बचा क्या, 2a2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी इज करेक्ट। देखो बहुत जरूरी चीज क्या होती है मेरे भाई, कि अगर कंसेप्ट के साथ आपको क्वेश्चंस मिल जाए ना तो इस बात का मजा ही अलग है, ये बहुत जरूरी चीज है। तो कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूं, ठीक है। आपके साथ पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहा हूं, बशर्ते बस आपका काम क्या है, सिर्फ आप भी मेहनत करते रहिए। मुझे कम से कम ये फील तो होगा कि आप पढ़ रहे हैं तो मेरी मेहनत वसूल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमसे बोल रहा है कि एक बॉडी है और उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। आ गया वही स्टेटमेंट, ये वाला, कोई दिक्कत। हमसे बोल रहा है कि बताइए इसमें से क्या चीज सेम होगी, देन द ऑफ द बॉडी विल बी द सेम, यानी जब डिस्प्लेसमेंट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इस केस में क्या चीज सेम होगी बॉडी की, वेग, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो सॉल्व कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा, kt स्क्वायर। अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो एक बार क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 2kt। तो मेरे लाल 2k तो क्या है, कांस्टेंट, तो वेलोसिटी टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, तो इस केस में टाइम बढ़ेगा तो वेग बढ़ेगा, मतलब वेलोसिटी तो आपकी सेम नहीं है। दूसरी बात, अगर यहां वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, त्वरण निकल के आएगा, और क्या आ जाएगा 2k, और 2k क्या होगा, कांस्टेंट यानी नियत, या यूनिफॉर्म मतलब एक समान, या मैं बोलूं सेम। तो क्या चीज सेम रहेगी, त्वरण समान रहेगा। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा, सी इज करेक्ट। ना तो ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ऑप्शन बन जाएगा इसका सी इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इस बार, कि एक बॉडी है और उसका डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन टाइम के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये चीज आपको दे रखी है। तो हमसे बोल रहा है क्वेश्चन कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण का परिमाण, मैग्नीट्यूड होगा, टाइम के साथ बढ़ेगा, परिमाण यानी त्वरण का परिमाण, या घटेगा या जीरो होगा। तो अभी कराया था सेम चीज, तो क्या जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो के, तो भैया दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एक बार करेंगे तो वेग निकलेगा, तो कितना बन जाएगा 3kt स्क्वायर। एक और बार करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन, तो क्या जाएगा 6kt,
और 6 और k क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, t के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब टाइम के साथ साथ त्वरण क्या है, बढ़ेगा। क्या कभी टाइम घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या कभी त्वरण घटेगा, नहीं घटेगा। यानी टाइम के बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगा। तो इंक्रीजिंग विद टाइम, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट। डी डिक्रीजिंग विद टाइम गलत स्टेटमेंट है। 0 ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉडी है और उसका डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है एस बराबर 80 प्लस बी टी स्क्वायर, और बोल रहा है कि उसका त्वरण बताओ एक्सेलरेशन, जहां पर ए और बी आपके लिए कांस्टेंट है। तो सीधी सी बात है, अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेग निकल के आएगा। तो क्या बन जाएगा, ए प्लस 2bt। एक और बार करेंगे इसका डिफरेंशिएशन तो क्या निकल के आएगा, एक्सेलरेशन। तो ए का 0, 2bt का 2b, क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 2b मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी इज करेक्ट। क्लियर इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक बॉडी है, और खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। क्वेश्चन बोल रहा है एक बॉडी है और उसका आपको इक्वेशन दे रखी है डिस्प्लेसमेंट की ये, और हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। पहला ऑप्शन दे रहा है कि वेग जो है वो समय के समानुपाती होगा, या टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, या फिर एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, या फिर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं एक काम करूं कि अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो रूट खत्म यहां से, और इधर क्या आ जाएगा, ये। अगर ये आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 81 प्लस 18t एक्स बराबर। क्लियर। अब यहां से ऑप्शन के अंदर दो चीज दे रहा है, एक तो वेग निकलवा रहा है और एक हमसे एक्सेलरेशन के बारे में जिक्र कर रहा है। तो एक बार काम करते हैं, वेलोसिटी निकाल के देखते हैं। तो एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो वेग निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, 2t प्लस 18 का तो 81 का 0 बन जाएगा, 18t का 18। और एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 2, यानी ये 0 आ जाएगा, 2t का 2 आ जाएगा, जो कि क्या होगा, कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन तो मेरे भाई क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। ऑप्शन देख लो, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ऑप्शन बन जाएगा डी इज करेक्ट। क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि एक बॉडी है और उसका इक्वेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, ये बोल रहा है कि किस टाइम पर बॉडी का त्वरण 0 होगा, एक्सेलरेशन होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, वैल्यू ऑफ टी विल द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी 0। किस टाइम पर बॉडी का त्वरण 0 होगा, ये हमसे जानना चाह रहा है। सीधी सी बात कि x बराबर 80 स्क्वायर माइनस बीटी क्यू, मतलब मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो वेलोसिटी, और एक और बार करूंगा तो एक्सेलरेशन माइनस 6bt। बोल रहा है किस टाइम, वो टाइम बताना जिस पर एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 रख दिया तो 2a बराबर कितना बन जाएगा, 6bt। तो यहां से t कितना आ जाएगा, 2a अपॉन 6b, 2 2 2 3 6, a अपॉन 3b सेकेंड। कितना आ जाएगा, a अपॉन 3b। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है एक बॉडी है और उसका इक्वेशन दे रखा है डिस्प्लेसमेंट का, x बराबर 2 माइनस 5t प्लस 6t स्क्वायर। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग हमें बतानी है। अब देखो प्रारंभिक वेग का मतलब क्या है मेरे लाल, सीधी सी बात है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है टाइम 0। शुरुआत में जो वेग दिया जाता है किसी बॉडी को उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं। उस टाइम टाइम कितना रहता है, 0। टाइम 0 पर जो वेलोसिटी रहती है उसे क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग। तो इनिशियल वेलोसिटी जब आप निकालेंगे तो टाइम को आपको 0 रखना पड़ेगा, तभी आप इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हैं। तो एक बार इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो वेग निकल के आ जाएगा। तो आ जाएगा ये 0 माइनस 5 प्लस 6 दूनी 12t। अब ये हमारे पास वेग है, लेकिन अब प्रारंभिक वेग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, t को 0 पुट करना पड़ेगा। तो अब हमारे पास ये बन गया माइनस के 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास इस बार जो इनिशियल वेलोसिटी आई माइनस के 5, सॉरी मीटर पर सेकंड नॉट स्क्वायर। ठीक, यहां तक चीजें क्लियर हैं। अगला क्वेश्चन। ठीक,
क्वेश्चन हमसे इस बार बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि आपको एक पार्टिकल है, और इसमें आपको एक्सेलरेशन दे रखा है a बराबर bt। इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v नॉट, क्वेश्चन के अंदर हम बोल रहा है हमसे कि शुरुआती जो वेग है बेटा वो v नॉट है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, विस्थापन निकलवा रहा है। शुरुआती वेग v नॉट दे रखा है, ठीक है, और हम जानते हैं बेटा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो कोई जो बॉडी है शुरुआत में आप उसे जो वेग देंगे उसे इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं, और वो वेग हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हमसे निकलवा रहा क्या रहा है, हमसे डिस्प्लेसमेंट निकलवा रहा है। तो एक काम करिए, एक्सेलरेशन से पहले वेलोसिटी निकालेंगे तो एक बार इंटीग्रेशन, फिर एक और बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तब जाके क्या निकलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी निकालेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन, वीटी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस टी। ठीक, जल्दी आपको कल इसका बेटा इंटीग्रेशन का सेशन मिल जाएगा, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना। और वेलोसिटी का जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, कांस्टेंट है तो नीचे आ जाएगा, बी भी कांस्टेंट है तो ये बन जाएगा टी क्यू अपॉन 3 प्लस टी सी। क्लियर, ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया, और 3 दूनी क्या बन जाएगा नीचे, ये बेटा आ जाएगा 6, यानी बी टी क्यू अपॉन 6 प्लस सी टी। अब सी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और मैंने अभी क्या कहा है आपसे कि जो कांस्टेंट है बेटा वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी तो कांस्टेंट होती है, तो क्या मैं सी की जगह वी नॉट लिख सकता हूं, वी नॉट टी प्लस 1/6 बी टी क्यू। अगर ऑप्शन पर जाएंगे आप ए पर तो ए ऑप्शन एकदम सही होगा। मैंने वी नॉट क्यों लिया कि कहीं भी ऑप्शन के अंदर सी नहीं दे रखा है, और हमसे उसने कहा है कि इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट दे रखी है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है बेटा वो हमेशा क्या रहती है, नियत रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसलिए हमने सी की जगह वी नॉट ले लिया है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बेटा एक्स, इसको थोड़ा सही कर लेना है, टी है। ठीक, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को शो करेगा। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट या सेम एक्सेलरेशन। ठीक, अगर आप इस सी ऑप्शन पर जाएं, तो मैं आपसे अगर बोलूंगा सी ऑप्शन पर जाएं तो एक काम करिए, क्या मैं टी बराबर दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूं तो ये टी स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा, रूट खत्म हो जाएगा इधर से, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो कर दीजिए क्रॉस, तो क्या बन जाएगा, क्या आ जाएगा, बी टी स्क्वायर बराबर एक्स माइनस बी, और एक्स बराबर यहां से क्या निकल के आ जाएगा, बी प्लस, एक मिनट, ठीक है, बी प्लस बी टी स्क्वायर, एकदम सही। तो अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कर दीजिए भैया, एक बार dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी निकल के आ गया, तो 0 प्लस 2vt। वेलोसिटी का क्या करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा 2b, और 2b क्या होगा, कांस्टेंट, 2b कांस्टेंट, और b भी मेरे शेर क्या होगा, कांस्टेंट। तो सीधी सी बात है, यही ऑप्शन सी है जिससे आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा निकल के, यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। अगर आप इस ऑप्शन पर विजिट करेंगे, ऑप्शन डी पर, तो जरा देखिए, अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, टी प्लस ए। अब यहां से आप डिफरेंशिएशन करोगे, एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक वैसे अगर यहां भी आप अगर यहां आप देखोगे तो यहां से क्या बन जाएगा, बी एक्स बराबर टी माइनस ए। ठीक है, या ये काम करो, यहां से सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दो 2 बार, तो यहां से आप एक्सेलरेशन जज कर सकते हैं। तो इन तीनों ऑप्शन में से ए, बी और डी में से कांस्टेंट नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन क्या बनेगा आपका, एकदम आपका सी सही होगा। क्लियर है यहां तक, ठीक है, क्लियर। तो आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलूंगा, जिसमें मैं आपको कराऊंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4, जिसमें हम एक्सेलरेशन को और फील करेंगे। बहुत ही गजब के कॉन्सेप्ट जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो अभी एक्सेलरेशन हमारा फिनिश नहीं हुआ, ये तो एक पहली झलक है एक्सेलरेशन की। इसके बाद नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत ही धमाकेदार तरीके से मैं आपको एक्सेलरेशन कराऊंगा। मेहनत करते रहिए, जितना हो सके सेशन को जरूर शेयर करना, जितना हो सके शेयर जरूर करना, और वीडियो के अंदर कमेंट जरूर डालना। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।